नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा में दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों के अंदर होती वर्षा और कहीं कहीं क्षेत्रों के अंदर ओले भी पड़ते, इसके बीच में नमस्कार इंडिया आप सभी को नमन करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सबसे पहले नमस्कार इंडिया की ओर से नमन, नमस्कार इंडिया की ओर से भी नमन बलराज मधोक को। आज 25 फरवरी 1920 के दिन उनका जन्म हुआ था। बलराज मधोक जो कि वास्तव में संस्थापक थे। वैसे तो 3 नाम लिए जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक, लेकिन बलराज मधोक मुख्य रूप से ये जो भी थी मेहनत वो बलराज मधोक की थी। बलराज मधोक आज उनका जन्म दिवस 103वां जन्म दिवस, और इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय जनसंघ, जिसके की स्थापना बाद में बलराज मधोक ने की थी। जब आपको मालूम है जब जनसंघ टूटी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षा के कारण, इनके आपस के अंदर जो भी तनाव थे और विशेष रूप से जो उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की जो मौत थी उसका जो इल्जाम है या उनकी जो हत्या थी दीनदयाल उपाध्याय जी की, उनकी हत्या के लिए कहीं ना कहीं इशारा अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ किया था उन्होंने, कुछ साक्ष्यों के साथ में। वो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर भी लिखा हुआ। खैर जो भी कुछ है, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनको निष्कासित कर दिया गया, वास्तव में वो वहीं रहे। ये लोग धीरे धीरे छोड़कर चले गए, लेकिन इन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए अखिल भारतीय जनसंघ को जीवित रखा, फिर से स्थापित किया, लेकिन उसके बाद वो सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि जो अब अखिल भारतीय जनसंघ है वो प्रयास तो कर रहे हैं धीरे धीरे। विशेष रूप से हमने पीछे भी देखा था जब दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, और अब आज जो दिल्ली प्रदेश के इनकी कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद श्रोती जी या प्रमोद सोती जी, वो कहीं ना कहीं प्रयासरत तो हैं पुनर्जीवित करने के लिए जनसंघ को। लेकिन देखते हैं, क्योंकि अब लोग जो है वो मुझे फिलहाल नहीं लग रहा, या तो आज के समय में क्योंकि बहुत ज्यादा पैसों की भी आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब जो भी है अंदर की समस्याएं तो ये लोग ही जाने। खैर आज उन्होंने दिल्ली के अंदर उनका 103वां जन्म दिवस मनाया और उसके ऊपर छोटी सी चर्चा भी आयोजित की। उसके अंदर जो नाम आ रहे थे वहां पर नरेश शर्मा जी थे और एडवोकेट पूनम शर्मा थी और भी तारकेश्वर जी आदि आदि कई लोग उसके अंदर रहे, लेकिन मुख्य रूप से सुने प्रमोद श्रोती। लाइन से उलट जाकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, तो लाल कृष्ण अडवाणी ने उनको जनसंघ से 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और उसके बाद वो राजनीति में परोक्ष रूप से ही जुड़े रहे। 2 बार वो दिल्ली से सांसद रहे और राजनीतिक गलियारों में उनकी मैट बहुत गहरी थी। उनको सभी लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे लोकसभा में, और दूसरी जो समितियों के अध्यक्ष रहे उसमें भी वो अच्छी तरह। खैर नमस्कार इंडिया एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करता है। ये याद दिला दूं चलते हुए कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर बलराज मधोक जी की, स्वर्गीय बलराज मधोक जी की कोई तस्वीर नहीं लगी हुई है। चले अब उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज ही के दिन अगर एक बात और याद दिला दूं, 25 फरवरी 1968 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वर्तमान में कांग्रेस की जो अध्यक्ष वही है कुल मिलाकर, अंतरिम अध्यक्ष कह लीजिए या अध्यक्ष कह लीजिए, सोनिया गांधी, इनका विवाह आज ही के दिन हुआ था, अर्थात 25 फरवरी 1968 को। अब आज के समय में तो राजीव गांधी जी तो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन नमस्कार इंडिया उनके लिए भी सोनिया गांधी जी को इस अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त करता है। नमस्कार इंडिया। कुल मिलाकर अब इससे आगे अगर थोड़ा सा चले, आपको मालूम है इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। यद्यपि यूक्रेन ने बातचीत का न्योता दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन रूस अभी मानने को तैयार नहीं है। वो बात अलग है कि रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के शहरों के अंदर प्रदर्शन होने लगे वहीं के रूस के नागरिक इस युद्ध के विरुद्ध। वो नहीं चाहते वो कि युद्ध हो, वो अब चाहते कि युद्ध को बंद किया जाए। मैं इससे पहले कि आगे की चर्चा शुरू करूं संदर्भ में रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में, आपको मालूम है पहले ये संयुक्त सोवियत था यूएसएसआर, उसका ही हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन, लेकिन जब यूएसएसआर टूटा
तो उसके बाद यूक्रेन पूर्वी यूरोप के अंदर चला गया था, उसका हिस्सा बन गया था। बाकी एक चीज और ध्यान रखें, वो 28 साल पहले तक, मैं समझता हूं लगभग 1994 के आसपास तक, जो ये यूक्रेन है वो ये समझ लीजिए कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ताकत था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियन पश्चिमी देशों के बहकावे में आ गया और उसने हथियार अपने छोड़ दिया। और अब मैं समझता हूं कि उसी का भुगतान ये लोग कर रहे हैं, या पछतावा तो उन्हें कम से कम हो ही रहा होगा। मैं इस युद्ध के अंदर एक चीज और बता दूं कि हालांकि जो हमारे भारत के भी जो छात्र वहां पर फंसे हुए, विशेष रूप से कुछ सस्ती शिक्षा के लिए यूक्रेन के अंदर चले जाते हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, MBBS की, उनके कई वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं और वो वीडियो में मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार हमें यहां से निकाले, हमारे निकालने का प्रबंध करे। अब उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो 55 और 60 हजार तक किराया मांग रहे हैं यहां लाने का। दुखद बात है। यह है थोड़ा सा, आप कभी देखिए किसी क्षेत्र के अंदर अगर बसों की हड़ताल हो जाए तो ऑटो वाले उस दिन कुछ आपके अनाप शनाप मांगने लगते हैं। इसी प्रकार का मतलब यहाँ का मौके का फायदा तो उठाया ही जाता है। वो बात अलग है, क्योंकि भारत अब मैं समझता हूं कि शायद वाहिद एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर जिसकी अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया अब टाटा की हो चुकी है, वापस भेज दिया, निजीकरण का या बेचने का जो एक दौर चला हुआ है उसके अंदर अब भारत की एयरलाइंस अपनी नहीं है। लेकिन फिर भी जो नमस्कार इंडिया के पास जो जानकारी आ रही है, जो छनकर जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यूक्रेन से आने वाले जो भी भारतीय छात्र हैं उनका पूरा खर्चा शायद भारत सरकार वहन करे, ऐसी जानकारी अब आ रही है, क्योंकि सरकार की काफी छिछालेदारी इसके अंदर हो गई है। मौका लगते ही जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहा है। लेकिन एक चीज और बता दूं, कोई भी मीडिया चैनल आदि आदि कोई भी कुछ भी कहता रहा, भाई कैसे करें, हमने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी इससे पहले कि भक्तगण कुछ ज्यादा गुणगान करने लगे, आपको याद होगा 1990 के अंदर जो इराक युद्ध था, जिसको खाड़ी युद्ध कहा जाता, तो उस समय कुवैत में लगभग 1,70,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें निकाला गया था। लगभग 1,70,000 भारतीयों को एयर इंडिया ने 488 उड़ानें भरी थी उस समय पे। प्रधानमंत्री VP सिंह थे और हमारे जो इंद्र कुमार गुजराल जी वो विदेश मंत्री। अब देखिए बड़ी भयावह, बड़ी विदारक तस्वीरें, पीड़ित करने वाली तस्वीरें आती हैं जब युद्ध होता। आपको पता मानव का कितना नुकसान होता है। जो एक वीडियो आ रही है, हम आपको इस समय स्क्रीन के ऊपर चला रहे हैं, आप इस वीडियो को शुरुआत से देखना थोड़ा सा कि किस प्रकार वो गोलियां चल रही है, लोग छुपते छुपाते आ रहे हैं, लेकिन हवा में किसी व्यक्ति का शरीर उड़ता आ रहा है। नेचुरली इस युद्ध का ही ये परिणाम है। समझ नहीं आता साहब, ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं। कहते ना, ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, हमसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। कहीं रोती बच्ची की तस्वीर, कहीं मरे हुए और लोगों की तस्वीरें, आग के गुबार उठ रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, अपनों को खोने का दर्द है। और इसी अपनों को खोने के दर्द के अंदर मैं एक आपको और वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो के अंदर एक पिता किस प्रकार अपनी छोटी सी बच्ची से मिलकर बिलख रहा है। वो अपनी बच्ची को भेज रहा है, सुरक्षित स्थान के लिए भेज रहा है, हैंड ओवर कर रहा है कुछ लोगों को, या जो भी वहां की सुरक्षा वाली टीम होगी उनको हैंड ओवर कर। किस प्रकार बिलख बिलख कर ये पिता रो रहा है। ईश्वर ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। बच्ची भी बिलख रही, इसमें कोई दो रहा है, लेकिन पिता का दर्द आप समझ सकते हैं। वो बात अलग है। शायद मुझे इस मौके पर या इस वीडियो को चलाते समय पर मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रश्न ये उठता कि बड़ी होने के बाद ये बच्चे क्या पिता के इस दर्द को याद रख पाएंगे? क्या पिता के अंदर की इस पीड़ा को याद रख पाएंगे? शायद नहीं। हो सकता है वो खुद नसीब, खुश नसीब लोग होते होंगे, या मैं कहूंगा पिता होते होंगे जिनके बच्चे ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे, जिनकी संतानें समय निकलने सब भूल जाते हैं पिता के उस दर्द को, पिता की उस मेहनत को, पिता की क्या कहा जाए। मैं फिर कहूंगा, ठीक है माता ने 9 महीने पेट के अंदर रखा होता, लेकिन माता शायद कहीं सहानुभूति पा जाती है।
महिला होने के लायक थे। लेकिन पिता जो टूटी चप्पलों में घूमता रहता है, बारिश में इधर उधर पैसा कमाने के लिए, दुनिया से बेइज्जती इज्जत जो भी कुछ है वो उसी को सहन करनी पड़ती है। लेकिन अंत में खैर ईश्वर करे कि ये जो पिता है और ये जो बच्ची है ये फिर बहुत शीघ्र मिले। ईश्वर करे युद्ध बहुत शीघ्र समाप्त हो, कोई ना कोई रास्ता निकले। वो बात अलग है, इस समय ना नाटो का पता पड़ रहा, जिसको नाटो बोलते हैं, ना उसका पता पड़ रहा, ना अमेरिका का पता पड़ रहा। हाँ, हमारे भारत के अंदर जरूर है कि कुछ लोग शोर जरूर मचा रहे हैं। हालांकि बात हुई है, कभी पुतिन ने बात किया, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी इसी प्रकार, राष्ट्रपति ने भी इसी प्रकार की बात की है। नरेंद्र मोदी जी से अपील किया कि आप युद्ध समाप्त करा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार की इच्छा भी है। लेकिन मैं जो कह रहा था, पिता के दर्द के लिए ईश्वर करे ये खुश नसीब पिता हो जो भविष्य के अंदर ये बच्ची अपने पिता की पीड़ा को, अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों को याद रखे, उनका सम्मान करे, बड़ी होने की बात है। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। लेकिन खैर अब दुनिया कहीं ना कहीं जो देख रही है, उससे सबसे पहले हेमा मालिनी जी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के नेता चाहते हैं कि मोदी जी आकर इस युद्ध को रोकें। उन्होंने बीच में जाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरा विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोको। मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को, हमें गर्व होना। हम फिर कहेंगे कि जंग तो चंद रोज की होती है, जिंदगी बरसों तक रोती है। गाना था बॉर्डर फिल्म का, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, कुछ पीड़ाएं हैं। खैर इसके अंदर एक और वीडियो आ रहा है विदिशा का, मध्य प्रदेश, भोपाल के पास है विदिशा। विदिशा से एक महिला अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जो सीएम हेल्पलाइन है वहां पर उसने फोन किया। और सुनिए वहां की हेल्पलाइन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा जी वहां के यूक्रेन के थाने में आप बात करें, वहां पर कंप्लेंट करें। एक्चुअली संवेदनशीलता की बात वहीं खत्म हो जाती है कि उनको इस यूक्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहाँ जो भी मैडम बैठी थी उन्होंने यही बोला कि यूक्रेन के थाने में कंप्लेन करो जाके। अगर एमपी का मामला है तो हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं, अगर आपको कोई खसरा खतौनी ये सब चीज़ है तो यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन का मामला तो आप आके थाने में चले जाओ। वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि अभी इस मामले की गंभीरता क्या है। अब युद्ध की इस त्रासदी से हालांकि जो लोग झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा बाहर निकले। आपको मालूम है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पीछे कहा था 12वीं पास करके जो इंटर करेगा या इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप आदि दिया जाएगा। समझ नहीं आ रहा उनकी जुबान बार बार क्यों फिसल रही है अमित शाह जी। अभी एक और वीडियो देखिए जिसमें जैड से आजम खान बोल रहे हैं। अब वो तो यही जाने कि जैड से आजम खान कैसे हो सकता है, समझ से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, या कुल मिलाकर 5 प्रदेशों के अंदर चुनावों का दौर चल रहा है। और इसी के अंदर देखिए 2 नेता, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव भयंकर भीड़ खींच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये भीड़ वोटों के अंदर तब्दील होगी या नहीं, अब और देर रात में भी भीड़ खींची जा रही है उनके द्वारा, अब ये वोटों में तब्दील होगी या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बेशक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हम फिर कहेंगे कोई ज्यादा फाइट में नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी इसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे के दौरान जिस प्रकार लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं वहां के नागरिकों से और अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं, अभिनंदन अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पैरेलली आप देखें तो प्रियंका गांधी वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे वो जब रैली से वापस लौट रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार उनसे मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते या उनका अभिनंदन करते हुए, हाथ मिलाते हुए, वो मतलब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के अंदर ये तो खासियत है ऐसा, लोगों से कनेक्ट कैसे होना है। अब वो वोट बेशक ना मिले लेकिन आम आदमी से कनेक्ट कैसे होना, ये कलाकारी प्रियंका गांधी के अंदर आपने पीछे भी देखा होगा जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ था आदि आदि, उस समय के अंदर भी
अब ये दो नेता आपको हमने दिखाया इसलिए स्क्रीन के ऊपर कि दो नेता यहाँ पर किस प्रकार चल रहे हैं। लेकिन मैं इसी में एक चीज और बता दूं, यहीं पर खाली इतना ही नहीं है, ये प्रियंका गांधी जब लौट रही थी, जब दौरे पर थी, और वही भारतीय जनता पार्टी की सभा से जो लोग आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो मिले, उनसे जो भी पैम्फलेट मांगा वगैरह मांगे वो भी प्रियंका ने किए। ये एक बहुत अच्छा, मैं तो बहुत अच्छी चीज है। सवाल यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन आप आम आदमी का स्वागत, नंदन अभिनंदन किस प्रकार करते हैं, सवाल इसका बोलो। तुम्हें भी चाहिए ब्रेसलेट? दो ब्रेसलेट, ब्रेसलेट चाहिए। एक मिनट, तुम्हें वो देना मुझे, लड़की वाला। ध्यान दो, ध्यान दो। नहीं भर्ती वाले। ये लो देखो। अरे आराम से लो। क्योंकि अब हम आपको मालूम ही है कि अब बस अब जैसे ये 5 राज्यों के चुनाव पूरे होंगे, हालांकि पंजाब में तो एक चरण में ही मतदान हो चुका है, लेकिन इन चुनावों के बाद जो अगले चुनाव का नंबर है दिल्ली के एमसीडी के चुनाव का नंबर है। और सबसे बड़ी चीज ये कि एमसीडी चुनावों की तैयारी कम से कम आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों या टिकट चाहने वालों ने तो पहले से ही कर दिया, प्रचार में लगे हुए। हमने पहले भी आपको दिखाया था, सब जगह जहां देखिए वहां इस बार एमसीडी में केजरीवाल और फलाना और ढिकना आम आदमी पार्टी की सरकार, जो भी इस प्रकार के बैनर लगे हुए। आप कहीं चले जाइए, यमुना पात्र के क्षेत्र में चले जाइए, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंदर चले जाइए, आपको आज मैं दिखा रहा हूं पालम क्षेत्र के आसपास का या हरिनगर विधानसभा जो पड़ती है उसके अंदर का कुछ दृश्य है। और अगर आप कहीं चले जाइए, पूरे के पूरे जो पिलर्स हैं, जो फ्लाईओवर के नीचे पूरे पाट दिए गए हैं। आप पता नहीं क्यों वो संपत्ति विरूपण का केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा है इनके ऊपर। अब क्योंकि पता है कि जैसे चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करेगा उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और आपका जो प्रचार है वो बहुत सीमित हो जाएगा, शायद उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब लोग लग रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लग रहा है वो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। नेचुरली एक क्षेत्र में टिकट चाहने वाले कई होते हैं और सभी ही प्रचार कर रहे हैं, गाड़ियां घूम रही है माइक लगाकर, खाली इतना नहीं है, हम वो भी दिखाएंगे आपको आगे किसी दिन। गाड़ियां घूम रही हैं, गली गली लोग जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार। टिकट तो एक कोई मिल रहा है लेकिन पार्टी का प्रचार हो रहा है। इस बार हमने पहले भी बताया था, विशेष रूप से कांग्रेस के लोग जो पहले कांग्रेस में इलेक्शन लड़ चुके हैं, सबको जो छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए, शायद सबको लग रहा कि आम आदमी पार्टी में हमारी जीत निश्चित है। वहीं प्रचार में, इस प्रचार की भगदौड़ के अंदर कांग्रेस बिल्कुल शून्य है फिलहाल, एक भी हमें नजर नहीं आया कांग्रेस का प्रचार में। और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी या टिकट चाहने वाला फिलहाल कहीं प्रचार की रेस में नजर नहीं आया। इस समय मैं कहूंगा एक छत्र राज अगर है तो वो आम आदमी पार्टी का है प्रचार के। बाकी चुनाव के बाद मालूम चलेगा जैसा भी। और अब हमारा प्रयास होगा धीरे धीरे इन संभावित उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात कराने का, छोटी छोटी मुलाकात इन लोगों से कराएंगे। अब क्योंकि दिल्ली में आज मैं अभी बता रहा हूँ रात को बारिश भी हुई और कुछ क्षेत्रों के अंदर ओले भी पड़े हैं, खासतौर से दिल्ली छावनी क्षेत्र के आसपास, जनकपुरी क्षेत्र के आसपास ओले पड़े हैं रात में। तो अब नेचुरली कुछ दिन थोड़ी सी ठंड, जो अभी गर्मी का दौर था शायद वो रुक जाएगा और थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो तापमान है वो गिरेगा। तो इसीलिए कि सावधान रहें, अभी मतलब नागौरी ना करें कपड़ों के ऊपर या वस्त्रों के ऊपर कि भाई आप बिल्कुल छोड़ दें, पसीने आगे धूप में आदि आदि। तो सावधान रहें, फिलहाल बदलता मौसम में झटका दे जाता है बाहर। अब हालांकि डीडीएमए ने जो दिल्ली के लिए अब कहा जा रहा है कि रात का कर्फ्यू सोमवार से पूरी तरीके से हट जाएगा, रात का कर्फ्यू कम से कम। और जो मेट्रो है और बसें हैं उसमें खड़े होकर भी सवारी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। बाजार अपने अनुसार रात तक खुलेंगे। तो अब प्रतिबंध लगभग कम कर दिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो फाइन है मास्क का जो दिल्ली में अभी 2000 का था वो भी कुछ शायद उसमें भी रिलैक्सेशन आ रहा है, उसको भी कम किया जा रहा है, क्योंकि आगे चुनाव भी तो देखना है ना साहब। फिर भी बाहर निकले, क्योंकि सवाल फाइन का नहीं है, जुर्माने का नहीं है, सवाल अपने स्वास्थ्य का भी है। मैं फिर कहूंगा लोग यहां से और यहां तक मास्क रखें, जो कि गलत है। भीड़ के अंदर मास्क को तरीके से यहां से लेके नीचे तक लगाएं। आपका ये नाक वाला हिस्सा और ये मुंह वाला हिस्सा दोनों ढके रहने चाहिए। नमस्कार इंडिया का कर्तव्य है आपसे अपील करना, आपसे निवेदन करना, आपको बार बार याद दिलाना। मानना ना मानना हो तो साहब
नमस्कार।